नमस्कार। मैं योगेंद्र चांदोलिया बोल रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उत्तर पश्चिम लोकसभा से उम्मीदवार बनाया है। सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, देश के होम मिनिस्टर आदरणीय अमित शाह जी और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को उत्तर पश्चिम लोकसभा से उम्मीदवार बनाकर मुझे भेजा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल के मंत्री से मेरा दायित्व शुरू होकर 39 साल बाद 1 अगस्त 2023 को मुझे दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री बनाया गया था। 39 साल के कार्यकाल में मैंने संगठन का काम, दरी बिछाना, पोस्टर लगाना, वॉल राइटिंग करना और अनाउंसमेंट करना। जब चुनाव होते थे तो कैंडिडेट का स्कूटर में बैठकर प्रचार करता था। जब मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजों के बाहर मैं वॉल राइटिंग करता था। एबीवीपी के सदस्य बने। जब मैं बाल्यकाल संघ का स्वयंसेवक बना तो 1978 में प्रथम वर्ष का शिक्षण मेरा हुआ, 1980 में द्वितीय वर्ष का मेरा शिक्षण हुआ और उस समय मेरी आयु मात्र 16 साल थी। मैं कुरुक्षेत्रा गीता हाई स्कूल में मेरा शिक्षण हुआ। संघ का माननीय इंद्रेश कुमार जी दोनों मेरे शिक्षण में मुख्य शिक्षक थे। मैंने संघ का दायित्व निभाया। मैं विद्यार्थी परिषद का स्वयं कार्यकर्ता रहा। मैं भारतीय जनता पार्टी का, बेशक नरेंद्र मोदी जी ने मुझे लोकसभा में उम्मीदवार बनाकर भेजा है, लेकिन मैं अपने आप को आज भी कार्यकर्ता मानता हूं और मैं कार्यकर्ताओं की पीड़ा को समझता हूं, जनता की नब्ज को समझता हूं और मेरा राजनीतिक जीवन में 15 साल तक मैं दिल्ली नगर निगम का सदस्य रहा। उन 15 सालों के अंदर मैं दिल्ली स्टैंडिंग कमेटी का, जब एक स्टैंडिंग नगर निगम होती थी तो मैं 2010 से 2012 तक स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था। 2012 के बाद जब 3 नगर निगम हो गई तो मैं नॉर्थ एमसीडी का स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था। 2014 में उत्तरी दिल्ली नगर निगम का महापौर था। 2015 में नेता सदन था। मुझे संगठन की नब्ज भी पता है, संगठन में काम कैसे होता है और कार्यकर्ता के रूप में मैंने अपना काम किया है। ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे 2 बार युवा मोर्चा अध्यक्ष रहने का मौका मिला प्रदेश का। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं 2 बार प्रदेश का मंत्री रहा। ये मेरा सौभाग्य है मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा और आज मैं प्रदेश का महामंत्री हूं और नरेंद्र मोदी जी ने मुझे विश्वास व्यक्त कर उत्तर पश्चिम लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। लगभग 43 दिन से 43 वार्ड हैं, 43 2 हमारे जिले हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने मेरे साथ गांव-गांव जाकर नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को, नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को, नरेंद्र मोदी जी के किए हुए कार्यों को बताने का मुझे मौका मिल रहा है। मैं जहां जहां जा रहा हूं, जहां जहां लोग मिल रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। लोग कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार होगा। अभी होली का त्योहार भी निकला है। होली के त्योहार पे बहुत सारे जगह पर सुंदरकांड का पाठ हुआ, कहीं पर श्याम बाबा खाटू जी का कीर्तन हुआ, कहीं RWS ने, NGOs ने। मैं जब वहां जाता था लोग मुझे बुलाते थे तो मैं ये मेरा पटका पहनकर जाता था जिसपे कमल का फूल छपा हुआ है। मैं सोचता था ये सार्वजनिक कार्यक्रम है, ये धार्मिक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में मुझे, अभी मैंने नॉमिनेशन पेपर नहीं भरा है, पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, तो मैं चाहता था कि मैं वहां जाकर किसी भी प्रकार की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी ना करूं। लेकिन मैं क्या करता, मेरा चेहरा देखने के बाद, मेरे गले में कमल के फूल का पटका देखने के बाद जो आयोजक होते थे
वो नारा लगाते थे, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। तो मुझे भी जाकर मैंने आशीर्वाद लेता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं उत्तर पश्चिम लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को लेकर आया हूं। आज देश में केवल एक ही गारंटी है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। लोग नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने केवल देश में नहीं अपितु विश्व में भारत का डंका बजाया है। उसके 85 उदाहरण है। हम नरेंद्र मोदी के कामों की बात करें, 10 करोड़ से ज्यादा गरीब बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने मुफ्त में गैस सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर देने का काम किया है। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को मकान बनाने का उन्होंने सौभाग्य दिया है। 14 करोड़ से ज्यादा अधिक बहनों को शौचालय बनाने का उन्होंने बनवा कर दिए हैं। मेरी बहनें गांव में इस बात का इंतजार करती थी कि दिन उगने से पहले शौच के लिए जंगल में जाएं, और रात को इस बात का इंतजार करती थी कब शाम होगी, तब जाकर वह जंगल में शौच से निवृत्त होंगी। 14 करोड़ का लक्ष्य जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, यह बहुत बहुत बड़ी बात है। जनधन योजना के तहत हजारों लोगों को कोविड काल के अंदर 2-2 टीके लगाने का काम किया। 140 करोड़ के देशवासी हमारे यहाँ पर हैं। हमारा किसान खेती करके गेहूं के भंडार भरता है, हमारे गोदाम भरता है। 80 करोड़ लोगों को देश के प्रधानमंत्री मुफ्त में राशन देने का काम करते हैं। यह है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कितनी बातें बताएं मोदी जी के बारे में। उन्होंने जिस प्रकार से देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है, आज सारी राजनीतिक पार्टियां नरेंद्र मोदी जी को नीचा दिखाने में लगी हुई हैं। लोग पूछते हैं नरेंद्र मोदी जी से कि नरेंद्र मोदी जी आपकी बिरादरी क्या है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, आप मेरी बिरादरी मत पूछो, आप मेरा परिवार पूछो। तो लोग कहते हैं, देश के 140 करोड़ लोग कहते हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, देश में हर रहने वाला व्यक्ति कहता है, मैं हूं मोदी का परिवार। इतनी उन्होंने अपनी जो बात रखी है, आज देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नहीं अपितु ये हमें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। लेकिन यही नरेंद्र मोदी है जिन्होंने विश्व के अंदर भारत की पहचान बनाई है। ये वही नरेंद्र मोदी है जिनको अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया था। ये वही नरेंद्र मोदी है, आज जब अमेरिका जाते हैं तो बड़े बड़े ऑडिटोरियम में लोग टिकट लेकर मोदी जी से मिलना चाहते हैं, उनका भाषण सुनना चाहते हैं। केवल एनआरआई नहीं अपितु वहां के अमेरिका के रहने वाले लोग भी। ये वही नरेंद्र मोदी है। जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा था तो हमारे बहुत सारे छात्र और नागरिक वहां पर गए हुए थे। नरेंद्र मोदी जी ने दोनों देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को फोन करके कहा कि आप युद्ध पर विराम लगा दीजिए। अगर मेरे किसी भी भारत के नागरिक पर गोली निकली तो हम छोड़ेंगे नहीं। और इसका नतीजा ये हुआ, विश्व के पटल पर मोदी जी ने यूक्रेन और रूस को वो युद्ध कुछ घंटों के लिए बंद करना पड़ा और कह दिया मोदी जी ने कि आप तिरंगा झंडा लेकर निकल जाए। किसी भी दोनों देशों की सेना हमारे हिंदुस्तान के लोगों की तरफ देख भी नहीं पाएगी। मोदी जी ने यहाँ से हवाई जहाज भेजे, सब छात्रों को दिल्ली लाने का मौका किया। आज अफगानिस्तान के अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहब को हिंदुस्तान में लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज पाकिस्तान, अफगान, बांग्लादेश, यहाँ पर जो हमारे हिंदू शरणार्थी हैं, उन हिंदू शरणार्थियों के साथ किस प्रकार का शोषण हो रहा है। वह लोग वहां पर नहीं रहना चाहते, आज वह छुप कर देश के अंदर आ गए हैं। लेकिन हमारा कानून उनको भारत की नागरिकता नहीं दे सकता था। मोदी जी ने उसमें अमेंडमेंट किया, नागरिकता में अमेंडमेंट किया। देश की राजनीतिक पार्टियों को दिक्कत हो रही है। वो कहते हैं मोदी जी संविधान बदलना चाहते हैं। वह कहते हैं कि ये बाहर के लोग लाखों की संख्या में आ गए तो देश के अंदर इनके रहने की, खाने की व्यवस्था कौन करेगा। दिल्ली में आबादी बढ़ जाएगी,
मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 7 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी तो दिल्ली में रहते हैं। 7 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने दिल्ली की अर्थव्यवस्था को, सारे सिस्टम को फेल करने का काम किया है, क्राइम करने का काम किया है, लेकिन वह उनको अच्छे लगते हैं। भारत का हिंदू शरणार्थी जो दूसरे देशों से आएगा, उनसे चिढ़ है। ये नरेंद्र मोदी जी के होते हुए ये सब लोग भारत में आएंगे और उनकी चिंता का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हमें ये भी ध्यान होना चाहिए कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे तो कांग्रेस के लोग पूछते थे, अटल जी धारा 370 कब हटेगी, अटल जी राम मंदिर कब बनेगा। आप लोकसभा के उस कार्रवाई में चले जाएं। अटल जी ने कहा था, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की आ जाएगी तो अयोध्या का राम मंदिर भी बनेगा, धारा 370 भी हटेगी, धारा 35A भी हटेगी। 2014 में जब यूपीए की सरकार थी तो देश के अंदर घोटालों की सरकार थी। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, ये छोटे घोटाले नहीं थे, 2-2 लाख करोड़ के घोटाले थे। और उन घोटालों के बाद देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को 10 साल 14 में स्वीकारा। आज 10 वर्षों के अंदर मोदी जी ने देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार के ऊपर, नरेंद्र मोदी जी के मंत्रियों के ऊपर, नरेंद्र मोदी जी के सांसदों के ऊपर एक कोई दाग नहीं लगा सकता। नरेंद्र मोदी जी ने ईमानदारी से तपस्या करके, वो ऐसे तपस्वी व्यक्ति हैं जिन्होंने देश को आज विश्व गुरु बनाने की ओर जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के ने जो सपना सजोया है कि 2047 में विकसित भारत, 2047 में विकसित भारत होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि जातियां उपजातियां बहुत होंगी, लेकिन देश में मात्र 4 जातियां हैं। एक जाति महिला, जिसकी आबादी 140 करोड़ में से आधी है। दूसरी आबादी हमारा युवा है। युवाओं को सशक्त कर कर, उनके पांव पे खड़ा कर कर उनको रोजगार की गारंटी है नरेंद्र मोदी। तीसरी आबादी है हमारा किसान, जो पूरे 140 करोड़ के लिए गेहूं अन्न का उत्पादन कर कर हमारे भंडार भरता है। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, धूप हो, लू चल रही हो, बाढ़ आ जाए तो किसान, और उसमें से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम नरेंद्र मोदी करते हैं। 72 लाख लोगों को दिल्ली के अंदर मोदी जी मुफ्त राशन देने का काम करते हैं। चौथी बिरादरी है गरीब। 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को देश में गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया है नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है। मैं दिल्ली के बारे में बोलना चाहता हूं। दिल्ली की जो सरकार है, आप जानते हैं, मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। आज दिल्ली के लोगों के राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं। जिस घर में बच्चा अगर 10 साल का, 8 साल का है तो उसका राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ रहा है। मैं जहां जाता हूं लोग राशन कार्ड की बात करते हैं। मैं गांव में जाता हूं, मैं कॉलोनी में जाता हूं, बुजुर्ग कहते हैं 60 साल से ऊपर वाले कि हमारी पेंशन केजरीवाल सरकार ने बंद कर दी है। लोगों के मन में गुस्सा है। मैं जहां जाता हूं लोग कहते हैं कि हमारे इलाज का जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लागू नहीं की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के नाम से चिढ़ते हैं। तो मैं कहना चाहता था उनको कि अगर आप प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना को लागू नहीं कर सकते तो आप मुख्यमंत्री आवास योजना लागू कर दें, मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना लागू कर दें, आप केजरीवाल आयुष्मान योजना लागू कर दें। ना तो काम करना चाहते, ना काम करने देना चाहते। आप प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है 70 साल से आयु का व्यक्ति, गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्ग का हो, उसको आयुष्मान योजना का कार्ड मिलेगा और वह अपना इलाज कराने के लिए प्राइवेट अस्पताल में BLK, गंगाराम, मेदांता, अपोलो, मैक्स, फोर्टिस में कराएगा। उसके पास उसका आयुष्मान कार्ड, उसकी गारंटी होगी। जिस अस्पताल में वो इलाज कराएगा वहां का पैसा भारत की सरकार
नरेंद्र मोदी अस्पताल में डाइवर्ट करेंगे। और आज दिल्ली के अस्पतालों की हालत क्या है। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर लूट खसोट है। अस्पतालों की स्थिति ये है, दिल्ली की हेल्थ पॉलिसी के जिसका जिक्र करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर है तो दवा नहीं है, दवा है तो नकली है। लोग अस्पतालों में जाना पसंद नहीं करते। लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी से कहिए आरएमएल जैसा हॉस्पिटल बनाइए, कहते हैं दिल्ली में एक एम्स बनाइए। आज नरेंद्र मोदी ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार ने इस प्रकार से ट्रैफिक जाम रहता है, कोई योजना नहीं बनाई। नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि दिल्ली के अंदर मेट्रो का जाल बिछाया जाएगा। उस मेट्रो के जाल में मैंने भी लोगों को कहा है कि नरेला पल्ला से मेट्रो चलकर मेट्रो के साथ जुड़ाव होगा। बादली से मेट्रो सिरसपुर तक जाएगी और तीसरी मेट्रो रिठाला से बावाना ओचंदी जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं नरेंद्र मोदी जी की गारंटी लेकर नॉर्थ वेस्ट के मतदाताओं के बीच में जा रहा हूं। 15 साल का मेरा प्रशासनिक अनुभव है। 39 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मुझे कार्यकर्ताओं का सम्मान भी करना आता है। मुझे कार्यकर्ताओं का, मतदाताओं का सम्मान भी करना आता है। मैं काम भी करना जानता हूं और काम भी करवाना जानता हूं। कोई भी अधिकारी मुझे मिसगाइड नहीं कर सकता। जब मतदाता अपना वोट देता है, वह मतदाता को इसका लेना देना नहीं है कि वह पार्षद के चुनाव में वोट दे रहा है या एमएलए के चुनाव में वोट दे रहा है या वो लोकसभा के चुनाव में वोट दे रहा है। उसको तो वोट देने के बाद अपने काम की आवश्यकता होती है। वह उसको ये नहीं पता कि एमपी का काम लोकसभा में कानून के साथ काम करना होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उत्तर पश्चिम लोकसभा के सभी मतदाताओं को कि अगर आपकी सफाई व्यवस्था ठीक नहीं हुई, नाली खड़ंजे नहीं बने, पानी गंदा आएगा पीने के लिए और सीवर लाइन नहीं डलेगी, तो योगेंद्र चंदोलिया को अगर झाड़ू पकड़नी पड़ेगी तो मैं झाड़ू पकड़कर सफाई भी करूंगा। जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झाड़ू पकड़कर महात्मा गांधी की जन्म जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को सफाई अभियान में जुट पड़े तो पूरा देश सफाई अभियान में लग गया। उन्होंने हजारों लाखों टन कूड़ा उठा के बाहर कर दिया। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान का जो सपना सोचा है, उस स्वच्छ भारत अभियान के अंदर मोदी जी का सिपाही बनकर काम करूंगा। बहुत सारे दिल्ली के बहुत सारे काम हैं जो दिल्ली की सरकार ने 10 साल में नहीं किए। मैं आपको बताना चाहता हूं, कहा तो ये जाता था कि दिल्ली जल बोर्ड 2013 तक प्रॉफिट में था। अगर कोई सरकार का महकमा प्रॉफिट में हो, और आज स्थिति ये है कि लगभग 82,000 करोड़ का घोटाला जल बोर्ड में है। आज भी आधी से ज्यादा दिल्ली कच्चा पानी टैंकर माफियाओं के द्वारा वितरित होता है। जहां नरेंद्र मोदी जी ने गांव के अंदर हजारों, गांव में करोड़ों लोगों को नल से जल देने का काम किया है और दिल्ली की सरकार ने जल देने का काम नहीं किया। गंदा पानी पीने को लोग मजबूर हैं। आज 82,000 करोड़ का दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला इस बात को साबित करता है कि दिल्ली की सरकार पूरी की पूरी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आज दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला, शराब घोटाला, दवाइयों का घोटाला, घोटालों वाली सरकार है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आपकी सेवा के लिए भेजा है। आप विश्वास कीजिए, मैं नरेंद्र मोदी जी की गारंटी लेकर आया हूं। और अगर मेरी गारंटी आप पूछेंगे तो मैं मेरी गारंटी बताना चाहता हूं। 15 साल एक ही सीट से पार्षद रहने का मतलब 15 साल में मैंने लोगों का सम्मान किया होगा, काम किया होगा, मैंने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया होगा। ये मेरी गारंटी है। आप मुझे चुनिए और उसके बाद आप सो जाना। उसके बाद पार्कों का विकास, जगह जगह मैं जहां जा रहा हूं गाँव में लोग तालाब की बात कर रहे हैं, लोग शमशान घाट की बात कर रहे हैं, लोग सड़क की बात कर रहे हैं, लोग कॉलेज की बात कर रहे हैं। मैंने कहा है कि हमारा रेलवे जो किराड़ी का 12 सी फाटक है, घंटों घंटों जाम रहता है। घेवरा का फाटक, घंटों लोग परेशान। की हालत ये है,
कम से कम 100 से ज्यादा लोग उस कराड़े के नाले में अब तक डूब कर मर चुके हैं। यह है दिल्ली सरकार का काम। उसके अलावा दिल्ली के किसानों को किसान का दर्जा नहीं है, महिलाओं को पेंशन नहीं है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं है। मैं एक एक लड़ाई लड़ूंगा, क्षेत्र का विकास करूंगा। बहुत सारे डीडीए दिल्ली सरकार के अंदर नहीं, डीडीए भारत सरकार के अंदर आता है। डीडीए के पास जितनी भी जमीन है उस जमीन की योजना बनाकर मास्टर प्लान में अभी संशोधित होना है। उत्तर पश्चिम लोकसभा के मतदाताओं के लिए, निवासियों के लिए क्या क्या मास्टर प्लान में सुविधा होती है, दिल्ली के एलजी साहब के साथ बैठकर, दिल्ली के शहरी विकास मंत्री के साथ बैठकर अपने क्षेत्र के साथ कोई अन्याय हो वह होने नहीं दूंगा। और डीडीए के माध्यम से कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे। लोगों को शादी ब्याह के लिए दिक्कत होती है कि देश के अंदर गरीब समाज भी रहता है, बड़े लोग तो कहीं पर भी जाकर शादी कर सकते हैं। मेरा मध्यम वर्ग का परिवार कम्युनिटी सेंटर ढूंढता है। कम्युनिटी सेंटर हर वार्ड में कि कम्युनिटी सेंटर बनाने की बात करेंगे, जहां पर ओवर ब्रिज बनाने की बात होगी, अंडर ब्रिज बनाने की बात होगी। और मैं तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। UER-2 सोनीपत से आदमी जब बैठकर जाएगा, अगर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जाना होगा तो 27 मिनट में पहुंचेगा। यह किसी सरकार ने नहीं सोचा था। यह नरेंद्र मोदी जी का सपना था, जो नॉर्थ वेस्ट लोकसभा के हजारों लोगों को, लाखों गांव को, लोगों को उसका फायदा हो रहा है। आज हमने बवाना से नरेला का फ्लाईओवर नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अंदर बना है। बकोली के अंदर NIT बनी है, 22 करोड़ का प्रोजेक्ट है। होम्योपैथिक अस्पताल बना है नरेंद्र मोदी जी ने, जहां पर 50 बेड का अस्पताल है नरेला के अंदर। अभी सिंगू बॉर्डर पर मैं गया था, सिंगू गांव में 25 एकड़ जगह अलॉट है और वहां पर एक महिला का कॉलेज बनेगा, दिल्ली विश्वविद्यालय का, उसकी योजना बनाएंगे। जब हमारे साहिब सिंह वर्मा जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने घेवरा के पास 88 एकड़ जमीन उन्होंने एक्वायर करवाई थी और वह किसानों से एक्वायर कराकर डीडीए को सौंपी थी। वहां पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बननी थी और वहां पर 15 साल कांग्रेस का शासन और 10 साल इस सरकार का शासन, 25 साल में वहां पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के नाम पर कुछ काम नहीं किया गया। मैं अभी 1 साल पहले दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया, जो आज जेल में बंद है, वह एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मल्लेश्वरी देवी जी को लेकर गए थे। उन्होंने वहां पर नारियल फोड़ा था और उन्होंने कहा था कि हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे। और एक नारियल फोड़ने के बाद वहां पर एक भी ईंट आज तक नहीं लगी है। ये अलग बात है कि वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को कार, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को बंगला और उप वाइस चांसलर के नाते लाखों रुपए की सैलरी मिल गई। हमें कोई बात नहीं है, उनको मिल गई, उन्होंने भारत का नाम रोशन किया होगा। और प्रधानमंत्री का जो विजन है, खेलो इंडिया जीतो इंडिया, अगर 25 साल पहले वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन गई होती तो आज हमारे देश के अंदर वहां पर इंटरनेशनल लेवल का स्विमिंग पूल होता, सारे मैदान होते, हॉकी का एशियाड गेम और ओलंपिक गेम में जितनी गेम होती हैं उस 88 एकड़ में होती, हजारों लोगों को रोजगार मिलता और हमारे खिलाड़ी देश का नाम रोशन करते। जब कोई ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल लेकर आता है तो वह अपने परिवार का, गांव का, शहर का नाम रोशन करता है। फिर देश के प्रधानमंत्री उसको शुभकामनाएं देते हैं। इसलिए आने वाले समय में हम उसको बनवाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली के एलजी साहब से मिलकर उसका नाम भी डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी रखा जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मेरे पर विश्वास कीजिए, मैं आपकी सेवा में 24x7 हमेशा हाजिर रहूंगा। आपको मेरे से मिलने के लिए नई दिल्ली नहीं आना पड़ेगा। मैं गांव की चौपाल में जाऊंगा, मैं हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ताओं के दफ्तर वहां बैठूंगा, मैं अपने अधिकारियों को लेकर आऊंगा। अधिकारियों को सुननी पड़ेगी, अधिकारियों को काम करना पड़ेगा। मैं और डीडीए के पास बहुत बड़ी जमीन है, उस जमीन का सदुपयोग करते हुए लोगों के लिए क्या फायदे हैं, उस फायदे का इंतजाम काम करवा कर दूंगा। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। मुझे लगभग 45 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने, जेपी नड्डा जी ने, वीरेंद्र सचदेवा जी ने मेरी टिकट की घोषणा की है। 29 तारीख को सुबह 8:30 बजे मंगोलपुरी में जो कला मंदिर के पास रामलीला मैदान है,
वहां से मैं नामांकन पत्र भरने जा रहा हूं। मुझे नामांकन पत्र कंझावाला डीएम के पास भरना है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, बड़ी संख्या में अगर आप मुझे आकर 8:30 बजे रामलीला मैदान मंगोलपुरी के अंदर थाने के पास आकर मुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं ये समझता हूं कि मेरा सौभाग्य होगा। मैं चाहता हूं कि हजारों की संख्या में आप सब लोग मेरे साथ चलें, और मेरे साथ चलेंगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा, और उत्साह बढ़ेगा तो मैं यहाँ पर एक बड़े मार्जिन से आपके आशीर्वाद से मैं जीतूंगा। क्योंकि मैं जहां भी जा रहा हूं लोग कह रहे हैं हम नरेंद्र मोदी से प्यार करते हैं, हम नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं। हमारे 1952 से लेकर आज तक देश में अगर कोई प्रधानमंत्री इतना लोकप्रिय हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी केवल देश के प्रधानमंत्री के नाते लोकप्रिय नहीं है, अभी तो विदेश के अंदर भी नरेंद्र मोदी जी का डंका बजता है। अब समय आ गया है, जो भारत कभी विश्व गुरु था, विश्व गुरु सबका सपना साकार होने का समय आ गया है। भारत पुनः सोने की चिड़िया बनेगी, ये समय आ गया है। मैं देश के सभी मतदाताओं को, मैं दिल्ली के सभी मतदाताओं से आग्रह करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास व्यक्त कीजिए। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर देश के अंदर 400 सांसद चुनकर आ रहे हैं, और जब हम चुनकर जाएंगे तो उत्तर पश्चिम लोकसभा की एक एक आवाज को लोकसभा के अंदर उठाऊंगा। और मैं वचन देता हूं, मेरे संज्ञान में जो भी काम आएगा, जनता के हित के कामों के अंदर पीछे नहीं रहूंगा। ना मेरे मतदाताओं की, ना मेरे कार्यकर्ताओं की पीठ जमीन पर नहीं लगने दूंगा। और मैं आपका सम्मान करता रहूंगा और आपका आशीर्वाद मांगता हूं। और मैं यही कहना चाहता हूं, 29 तारीख सोमवार को 8:30 बजे मंगोलपुरी में जितनी बड़ी संख्या में आएंगे तो मेरी गति, जैसे नरेंद्र मोदी जी की बुलेट ट्रेन चल रही है, वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, उस गति से मैं, क्योंकि ये दिल्ली की सबसे बड़ी सीट है, 2454 पोलिंग बूथ है, हर पोलिंग बूथ पे जाना मुश्किल है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा, मैं हर जगह पहुंचने का प्रयास करूं। और बाकी जगह मैं ना जा पाऊं तो मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, यहाँ की सभी RWA की एसोसिएशन, NGO, पार्क में जाने वाले लोग, मैं प्रयास करूंगा। मैंने 43 दिन से लगातार मैं लगा हूं। अब चुनाव नामांकन के बाद मेरा चुनाव अभियान पूर्ण रूप से प्रारंभ हो जाएगा। आप मुझे आशीर्वाद दें और नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करें। आपका अपना योगेंद्र चांदोलिया, मैं सेवक के नाते आपकी बात कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।